मैं नवल किशोर आडिल आप सभी का फ्यूचर फाइटर टीम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं विश्व का महामारी कोरोना और उससे संबंधित फैले हुए भ्रांतियों या अफवाहों के संदर्भ में। आज विश्व और भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स, विशेषज्ञ या एक्सपर्ट लगातार दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी करते जा रहे हैं। तो उसी में से ही कुछ सारगर्भित बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि एक महामारी या अफवाह कैसे एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है। तो हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे किसी एक आदमी को कोरोना संक्रमण होता है, वो जैसे ही दूसरे के संपर्क में आता है दूसरे को, और वो दूसरा आदमी तीसरे को और वो चौथे को, इस तरह से लगातार संक्रमित होते चला जाता है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक आदमी समझदार है और अगर वो होम आइसोलेट हो जाता है, अपने घर में रह जाता है, तो वो उस तरफ की या उस कड़ी को, उस चेन को उस जगह से वो ब्रेक कर देता है। समझदारी यही है, आप होम आइसोलेट होना है। दूसरी बात, अफवाह के संदर्भ में चले, अफवाह भी वही है। जैसे आपके मोबाइल पे एक कोई मैसेज आया, आपने उसको पहले पुष्टि करना है ये बात सही है या नहीं, उसके बाद ही आपने दूसरे को फॉरवर्ड करना है। तो अभी क्या होता है, जैसे कहीं आया कि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके नीचे एक लिंक दिया है या उसके नीचे एक मोबाइल फ़ोन दिया है, तो पहले कंफर्म कर ले कि वाकई में वहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, और हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। और अगला आदमी जैसे उसके पास कॉल करता है तो देखते हैं वहाँ पे वो नंबर जो उसके नीचे दिया है वो बंद ही है, तो उसमें कॉल ही नहीं लगता। तो इस तरह से अफवाह भी एक दूसरे से कैसे चेन टू चेन फैलता जा रहा है। तो हमें अफवाह और महामारी दोनों को ही ब्रेक लगानी है, उस चेन को ब्रेक लगानी है। अब बात करते हैं वैक्सीन से संबंधित वैज्ञानिक तथ्य के बारे में। तो पहले समझते हैं इम्यूनिटी, यानी हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसी वायरस से लड़ने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता। फिर बात आती है एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या है? जैसे कोई संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, तो उसे लड़ने के लिए जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता है, जो एक्शन लेता है, जो एंटीवायरस पैदा करता है, वही है एंटीबॉडीज। तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज कब बनेगा? तो या तो इन्फेक्शन के द्वारा या बनेगा इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन के द्वारा एक नेचुरल तरीका है। अगर एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आते हैं तो नेचुरल तरीके से कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर कोरोना का संक्रमण भयावह स्थिति में रहा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ने में कामयाब नहीं रहा, तो ये एक भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। और दूसरा है इंजेक्शन या वैक्सीन जिसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो टीके की खोज सन 1976 में एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, जो कि चेचक के टीके का आविष्कारक बने थे। पूरे जितने भी टीके हैं उसी आधार पे, उसी पद्धति पे काम करता है। तो हमारा जो कोरोना का भी जो वैक्सीन है, जितने भी वैक्सीन बने हैं, चाहे हमारे भारत के हो चाहे अदर कंट्रीज के हो, सबका बेस या मेन फार्मूला वही है, जिसमें कोरोना के ही वायरस को या तो निष्क्रिय करके या उसको कमजोर बना करके हमारे शरीर में उस इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश किया जाता है। इससे ये होता है, जब वो निष्क्रिय या कमजोर वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और उसको, उस कमजोर या निष्क्रिय वायरस को खत्म कर देता है। इस तरह से हमारे बॉडी को भी ये पता चल जाता है कि उस शत्रु से कैसे लड़ना है। और जब एक्चुअल कोरोना वायरस संक्रमित होता है तो हमारे बॉडी को पहले से ही पता है कि कैसे उससे हमको निपटना है। वो उसी स्थिति में एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है और जल्दी ही उस कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। इस तरह से वैक्सीन काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इसका एक व्हाट्सएप में आपने देखा होगा, एक हेलमेट के द्वारा अच्छे से समझाया जा रहा है, जो भी काफी वायरल हो चुका है। एक ट्रैफिक में जब हम चलते हैं तो गाड़ी जब चलाते हैं, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यहाँ पर एक्सीडेंट की घटना तो हो सकती है, चाहे आप हेलमेट पहने रहें या न पहने रहें। लेकिन अगर आप हेलमेट पहने हैं तो आपके बचने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। वैक्सीन का भी सेम केसेस है। अगर आप वैक्सीन लगाए हो तो संक्रमित हो सकते हो, लेकिन संक्रमित होने के बाद आपका बचने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, अगर कोई बंदा कमज़ोर है या किसी रोग से ग्रसित है
जैसे कोई कैंसर या कोई शुगर, ऐसी कोई भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, तो पहले वो अपना जांच करा ले, डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके उपरांत ही वैक्सीन लगवाएं। हमारा संविधान भी इसको स्वैच्छिक कहा गया है। इस वैक्सीनेशन के ऊपर आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ा गया है, तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और उसी हिसाब से अपना कार्य करें। अभी इस समय सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो नंबर 1 है, ऐसे घटनाओं पर रोक लगाए जिससे संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो। अभी देखने में आया जैसे क्रिकेट हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन के खड़ा हो गया। दूसरा कुंभ स्नान, चुनाव, ऐसे कई मुद्दे आए, इसको टाला भी जा सकता था, पोस्टपोन भी किया जा सकता था। तो दूसरा हमारा एक पॉइंट बनता है संविधान में संशोधन की बात, क्योंकि जैसे चुनाव का मुद्दा आएंगे तो बोला जाएगा इसको टाला नहीं जा सकता। तो भाई जिस समय हमारा संविधान बना सन 1950 में, उस समय ऐसी महामारी से संबंधित इसमें कोई प्रावधान नहीं था। तो जाहिर सी बात है ऐसे वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कुछ ऐसे संविधान या संशोधन उसमें किया जाए ताकि ऐसे चुनाव या संक्रमित होने वाले पहलुओं पर लगाम लग सके। नंबर 3 पॉइंट आता है, नए म्यूटेंट पर सरकार की नज़र होनी चाहिए। नंबर 4 आता है, मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह से अभी का जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जाए, जिस पर सरकार का नियंत्रण अति आवश्यक है। नंबर 5 आता है, वैक्सीन पर जोर दिया जाए, जो कि अभी सरकार कर रही है। अब बात आती है हमारी जिम्मेदारी के ऊपर, हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कोविड के नियमों का, उसके प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। दूसरा बात है, वैक्सीन लगवानी चाहिए। नंबर 3, अपने आसपास के लोगों का मदद करना चाहिए। जैसे गांव पथरी का एक उदाहरण बताया गया था कि कैसे एक टीम रूप में गठित होकर के एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। नंबर 4, अफवाहों से बचे। और नंबर 5 है, सकारात्मक विचार कायम रखें, क्योंकि हमें कोरोना से नहीं अपने विचारों से पॉजिटिव होना है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।